हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है मायके से मिली सबसे बड़ी सौगात। मेरा नाम मधु है। मैं खुशी खुशी अपने भतीजे की शादी में शामिल होने अपने मायके पहुंची। लेकिन जब मुझे यह पता चला कि मेरे भाई ने मुझे 1 महीने पहले क्यों बुलाया है तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। भैया को दूसरों पर विश्वास था पर मुझ पर नहीं। यह बात मुझे बहुत खल रही थी। पल भर में हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और अगम्य थी। उस दिन आहत मन लिए मैं घर लौटी, लेकिन भैया से कुछ भी न बताया, न कुछ पूछा। औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पर हो, अपने जीवन में कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन जब उसके मायके से कोई खुशी का संदेशा आता है तो वह बहुत खुश होती है। जब भैया ने अपने लड़के की शादी की सूचना मुझे फ़ोन पर दी, भतीजे की शादी की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई। भैया ने बहुत दबाव डालकर शादी से 1 महीने पहले ही बुलाया था। साथ ही बड़े अधिकार से कुछ सामान की फरमाइश भी की थी। भैया की आवाज़ में वही चिरपरिचित प्यार मनुहार पाकर मन खुशी से झूम उठा। फिर तो मेरा मन पूरे दिन अपने मासूम बचपन और जवानी के दिनों में डुबकी लगाता रहा। मैं उसी समय से अपनी सारी व्यस्तता को झटक बड़े ही उत्साह से शादी में जाने की तैयारी में लग गई। घर की जिम्मेदारियां सासू माँ को सौंप निश्चिंत होकर मायके के लिए रवाना हो गई। आशा के अनुकूल भैया खुद स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से निकलते ही एक बार फिर अपने शहर के समोसे और जलेबियों के तले जाने की पहचानी खुशबू के साथ आसपास फैली व्यस्तता भी अपने आप में अपनापन समेटे मुझे रोमांचित कर रही थी। इन सब के बीच से गुजरती गाड़ी तेजी से घर की तरफ दौड़ रही थी, जहां पहुंचने का दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पहुंच फ्रेश होकर बैठते ही चाय पानी के साथ साथ बातों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। भैया ने मुझे कुछ ज़्यादा भाव देते हुए भाभी से कहा, सुनती हो गीता, मधु के आने से सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे काम में हाथ बांटने के साथ साथ सारे रस्मों रिवाज निभाने में भी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। माँ के साथ शादी ब्याह में भाग लेने से इसे सारे रस्मों रिवाज याद हैं। यह सब बोलकर भैया शायद पहले की तरह मुझे महत्व देना और अपना अटूट प्यार जताना चाह रहे थे, लेकिन न जाने क्यों मुझे उनके शब्द खोखले लगे। अब रस्मों का क्या है, निभाए ही कितने जाते हैं। भाभी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली। भाभी की आंखें और बोलने के लहजे ने मेरे सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। मैं उठकर नमकीन और मिठाइयाँ निकालकर टेबल पर रखने लगी, जिसे देखकर भैया बोले, अरे ये क्या, पूरी की पूरी शहर की मिठाइयाँ ही खरीद कर ले आई क्या? बस बस भैया, इतना भी नहीं है। शादी ब्याह का घर है, देखते ही देखते सारी समाप्त हो जाएंगी। मेरे बोलने के साथ ही भाभी का कटाक्ष चल पड़ा। पहले की बात कुछ और थी, अब किसके पास इतना समय है कि महीना भर अपना घर छोड़कर शादी ब्याह में रौनक बढ़ाए और पकवान खाने आएगा। 1-2 दिनों के लिए कोई आ जाए, यही बहुत है। बात भाभी ठीक ही बोल रही थी, पर ना जाने क्यों ये बात सूली की तरह मेरे अंदर कहीं चुभ रही थी। रात के समय जब सबके साथ खाने बैठी तो मुझे आशा थी कि भाभी ने भी माँ की तरह ही मेरी पसंद की 1-2 खाने की डिशेज तो अवश्य बनवाई होगी, पर खाना देखते ही सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। रोटी के साथ एक सब्जी और रायता था। हाँ, खाने के बाद भैया ने आइसक्रीम खिलाकर मेरी मायूसी थोड़ी सी कम कर दी थी। थोड़ी देर बाद मैं सोने चली गई, पर आंखों में नींद कहाँ थी। उठकर आंगन में पड़ी चारपाई पर आ बैठी। यह वही आंगन था जिसमें कभी हमने ना जाने कितने खेल खेले थे। एक पैर पर कूदकर पूरे आंगन का क्षेत्रफल नापा था और कई तरह के खेल खेले थे। यह आंगन जाने क्यों आज पराया सा लग रहा था। पता नहीं किस पल में मेरी आंख लग गई और मैं वहीं चारपाई पर ही सो गई। चिड़ियों के चहचहाने के साथ सुबह नींद खुली तो मैं चौंक कर उठ गई। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। बगीचे में पहले की तरह ही फूल और फल के पेड़ करीने से लगे हुए थे।
देर तक मैं वहाँ बेंच पर बैठी पुरानी यादों को ताज़ा करती रही। मैं टहल कर वापस आई तो सभी लोग चाय समाप्त कर रहे थे। भाभी ने वहीं से आवाज़ लगाकर शंकर को चाय लाने के लिए बोला, पर वह किसी काम से कहीं चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं यह सोचकर रसोई घर में चली गई कि अपना घर है, खुद ही बना लूँगी तो क्या होगा। चाय बनाने के लिए जैसे ही चाय की पत्ती को हाथ लगाया कि शंकर आ गया। आते ही बोला, अरे दीदी, इस डिब्बे से चाय मत बनाइए, इस डिब्बे से सिर्फ साहब और मेम साहब के लिए चाय बनता है, आप दूसरे डिब्बे से बनाइए। इतना बोलकर उसने एक दूसरा डिब्बा थमा दिया। शंकर के इस व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया मेरे सीने में उतार दिया हो। फिर भी यह सोचकर कि नौकरों की बातों का क्या है, ये होते ही हैं झगड़ा लगाने वाले, मैं गोल दाने की कड़क चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तभी कहीं से भाभी भी वहां आ गई। ये क्या मधु जी, आज भी आप सादा दाने वाली चाय पी रही हैं? पहले आप लीफ की चाय के अलावा किसी और चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी। लगता है नंदोई जी ने आपकी फितरत ही बदल दी। नखरे तो आज भी वही है मेरे भाभी, पर आपके नौकर ने मुझे मेरी औकात बता दी। मैंने भी तड़ से नहले पर दहला जड़ दिया। भाभी को वातावरण की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत नौकर को बुलाकर डांट लगाई और आगे से मुझे लीफ की चाय देने की हिदायत दे दी। नाश्ते के बाद मैं पड़ोस में रहने वाली काकी के यहाँ चली गई। आशा अनुकूल उन्होंने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और ड्राइंग रूम से ही बहुओं को चाय नाश्ता बनाने के लिए आवाज़ लगाने लगी। मैंने कहा, मैं अभी नाश्ता करके ही आ रही हूँ, अब तो मैं यहाँ रहूँगी, फिर कभी आकर खा लूँगी। वो तो मुझे मालूम है, इस बार ज़्यादा दिनों तक रहोगी। तुम्हारे भैया ने बताया था जब वह शेखर से कागज़ बनवाने के लिए कहने आए थे। यमुना काकी का बड़ा लड़का वकील है, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ पूछती उसके पहले वह खुद ही बोली, तुम शायद ऐसा ना करो, लेकिन आजकल तो लड़कियों की प्रवृत्ति हो गई है कि ससुराल में चाहे कितनी ही सुखी संपन्न हो, पर मायके की संपत्ति पर उनकी नज़रें लगी रहती हैं। बहनें खुलेआम कोर्ट में जाकर अपने हक की बातें कर रही हैं। यह सब देखकर तुम्हारे भैया कागज़ बनवाने आए थे, ताकि तुम या तुम्हारे बच्चे उन्हें कभी भविष्य में कोर्ट में ना घसीटें। मुझे लगा अचानक मेरे पाँव जैसे किसी दहकते अंगारे पर पड़ गए हों। मैं क्या इतनी पराई हो गई थी कि अब भैया को मुझसे हानि पहुंचने का डर हो गया था। औरों की छोड़ दें तो भी मेरे भैया ने मेरे लिए ऐसा कैसे सोचा। भैया मुझसे पूछे बिना बाहर वालों से मिलकर अपनी संपत्ति मुझसे ही सुरक्षित कर रहे थे। मैं अपने को बहुत छोटा और पराया महसूस करने लगी थी। यह सही है कि भाई बहन के प्रेम को लोग गुजरते समय के साथ नए सिरे से सीमाबद्ध करने लगे हैं। बहन के अधिकारों को लेकर बनाए गए कानूनों से इस रिश्ते के असहज और नैसर्गिक रूप को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जिसने रेशम की डोर से बंधे इस रिश्ते को भावना विहीन कर दिया है। भैया ने कागजों पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। यह बात मुझे बहुत खल रही थी। पल भर में हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी, जो ऊंची और अगम्य थी। भतीजे की शादी धूमधाम से हो चुकी थी। तब मैंने भाई से कहा, भैया मैं कल का टिकट मंगवा रही हूँ वापस जाने के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है, 1-2 दिन और बहू के साथ रह लो। सुनिए भैया, मैं जानती हूँ आपको मुझसे कुछ कहना है। इस तरह संकोच करेंगे तो बरसों गुजर जाएंगे और आप अपनी बात नहीं कह पाएंगे। नितिन, तुम वह फाइल दो जिसमें भैया ने मुझे संपत्ति से बेदखल करने के कागजात रखे हैं। मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूं ताकि भैया मेरे जाने के बाद निश्चिंत रहें। मेरी बातें सुन भैया जड़ हो गए। नितिन वह फाइल ले आया जो भैया के कमरे में रखी हुई थी। रुको नितिन, मधु तू हस्ताक्षर मत कर। आपको मेरे हस्ताक्षर नहीं चाहिए, पर मुझे हस्ताक्षर करने हैं।
ना जाने कब अपने शहर की मिट्टी और उसमें बसे अपने घर व संपत्ति का मोह इतना बढ़ जाए कि वह लालच में बदल जाए और जन्म के रिश्ते, प्यार व विश्वास सब शक के घेरे में आ जाएं, जो भाई बहन के रिश्ते को ही बिखेर दें। सच पूछिए तो भैया, कानून ने स्त्रियों को चाहे जितने अधिकार दिए हों, चाहे वे कितनी ही अत्याधुनिक हों, पर स्त्रियां हमेशा प्यार और स्नेह बस अपना हक छोड़ती आई हैं। जिसे कभी उसके कर्तव्य का नाम दिया जाता है, कभी उसका धर्म बताया जाता है, फिर भी स्त्रियां सब सहती हैं, कितने ही दुख झेलती हैं, पर अपने प्यार के रिश्ते पर वार नहीं करती। भाई का रिश्ता भी तो जन्म से जुड़ा प्यार का रिश्ता ही होता है। फिर भला मैं मरते दम तक यह कैसे चाहूँगी कि मेरे भाई की संपत्ति पर कोई लालच भरी नज़र डाले, चाहे वह मेरे पति और मेरी संतान ही क्यों ना हो। इसलिए मैं यह हस्ताक्षर जरूर करूँगी। बहन का सामर्थ्य भाई के विश्वास में होता है, संपत्ति में नहीं। अगर भाई का फर्ज बहन के सम्मान की रक्षा करना है, तो बहन का भी फर्ज है भाई के सुख और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयत्न करना, उसे छीनना नहीं। एक बात और, भले ही बदलते समय के साथ आपका विश्वास मुझ पर से डगमगा गया है, पर आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सुख दुख में आप ही मेरे एकमात्र संबल होंगे। यह विश्वास मेरे लिए किसी भी संपत्ति से बड़ा है। बोलते बोलते मेरा गला भर आया और सभी भावुक हो उठे। भैया और भाभी की आंखें भर आई थी। मेरे चुप होते ही एक गहरा सन्नाटा सा पसर गया, जिसने सभी को अपने अपने दायरे में कैद कर दिया। रिश्तों में अचानक उग आया कैक्टस सबको तकलीफ दे रहा था। मैंने बचपन से भैया के प्यार को बहुत ही गहराई से महसूस किया है, जो मुझे अभी तक एक सा ही लगता था। फिर दोनों भाई बहन के बीच यह अविश्वास कहाँ से आ गया? शायद संपत्ति के एक टुकड़े ने भाई बहन के रिश्ते में सेंध लगा दी थी। जिस प्यार, विश्वास और अपनेपन को हम बचपन से रिश्तों में महसूस करते हैं, उनके होने का विश्वास रखते हैं, अगर हमारा वही विश्वास और भ्रम टूटता है तो सिर्फ आश्चर्य नहीं होता, गहरी पीड़ा की अनुभूति होती है। सभी कुछ समाप्त हो जाने का एहसास होता है। आज मुझे भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। दिल का वह कोना जिसमें मायका बसता था, तिनका तिनका बिखर गया था। तब भैया मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे प्यार और विश्वास और अधिकार को कोई ठेस नहीं पहुँचाएगा। यह वादा है मेरा तुझे। मेरे मुंह से निकल पड़ा, मुझे सिर्फ प्यार का अधिकार चाहिए, संपत्ति का नहीं। दूसरे दिन स्टेशन जाने के लिए निकलते समय जब मैं भाभी से मिली, तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली और अचानक माँ की याद ताज़ा हो गई। भैया और भाभी नितिन की आंखें भी भर आई थीं। इस भावभीनी विदाई के प्रभाव में सारे गिले शिकवे मिट गए और रह गया एक सुखद तृप्ति का एहसास, जो मायके की सबसे बड़ी सौगात थी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।